टॉपिक लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मीन फ्री पाथ क्या है? ये मीन फ्री पाथ क्या होता है? तो भैया जब आपको पता है कि किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस होती है, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स अगर उसका टेम्परेचर क्या है, 0 से ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल लगातार क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं? अब रैंडम मोशन करते हैं, तो रैंडम मोशन के दौरान में उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन भी होगा। हम किस गैस की बात कर रहे हैं? आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल लगातार क्या होते हैं, किसी 0 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पे लगातार क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन के दौरान में उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। एक कोलिजन हुआ। दूसरा कोलिजन होने के बाद, होने से पहले, ये पहले और दूसरे कोलिजन के बीच में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। फिर दूसरा कोलिजन होगा, फिर उसके बाद तीसरा होगा। तो दूसरे और तीसरे के बीच में, दूसरे और तीसरे कोलिजन के बीच में भी क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको कहते हैं फ्री पाथ। क्या कहते हैं? वो पाथ जो कोलिजन के बीच में कवर करे, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन मीन फ्री पाथ क्या होता है? तो एक मॉलिक्यूल है, 50 कोलिजन हो गए उसके, क्या हो गए, और हर कोलिजन के बीच में उसने क्या किया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो जब हम उन सारे पाथ का एवरेज निकालते हैं, उन सारे पाथ का, मान लीजिए 50 कोलिजन हुए, तो 50 कोलिजन के बीच में कुछ, हर कोलिजन के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया उसने। तो हर पाथ का जो लिया हमने, सबको ऐड किया और नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दिया, तो वही क्या हो गया, मीन फ्री पाथ। क्या हो गया? मीन फ्री पाथ क्या होता है भैया? कोलिजन्स के बीच का जो पाथ होता है, उसकी एवरेज वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है भैया। डेरिवेशन इसके सिलेबस में नहीं है, खैर डेरिवेशन है भी नहीं इसकी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेरिवेशन नहीं आती, तो इसलिए इसकी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, सीधा रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैपिड एंड रैंडम मोशन। कैसे होते हैं? तेज और लगातार रैंडम मोशन में। तो दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ फाइनाइट थ्रू द स्मॉल साइज, ठीक है। सो दे कोलाइड अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे से लगातार वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन अ मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और उसी पाथ को हम क्या कहते हैं भैया, फ्री पाथ। क्या कहते हैं? दो कोलिजन के बीच में जो पाथ कवर करता है, उसको हम कहते हैं फ्री पाथ। लेकिन आगे लिखा हुआ है, बट आफ्टर एवरी कोलिजन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल चेंज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो भैया, ये मॉलिक्यूल पहले यहां पर जा रहा था, है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और मैग्नीट्यूड होगा कुछ वेलोसिटी का। कोलिजन के बाद इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज हो गया होगा। कोलिजन फिर हुआ, ठीक है, डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, लगातार क्या होता है, हर कोलिजन के बाद डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, और मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी ओवरऑल क्या होती है, चेंज होती रहती है। हेंस ईच मॉलिक्यूल follows a series of straight line zigzag path। इसे क्या कहते हैं हम भैया, zigzag path। और इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं इसे? ब्राउनियन मोशन। समझ गए? इस पाथ को हम zigzag पाथ कहते हैं, और इस मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो इन सारे पाथ का जो हम, ये देखिए, ये हुआ पहला कोलिजन, है ना, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ है, फ्री पाथ। ये दूसरा कोलिजन, ये भी क्या है, फ्री पाथ। ये क्या है, फ्री पाथ। ये क्या है, फ्री पाथ। ये क्या है? जब इन सारे फ्री पाथ का मीन निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एवरेज मीन। कौन है भाई, कौन है? अच्छा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं भैया, मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं इसको, मीन फ्री पाथ। तो देखिए भैया, वो कैसे निकाला जाएगा, पहले पाथ की लंबाई, दूसरे कोलिजन के बीच के पाथ की लंबाई, तीसरे कोलिजन के बीच के पाथ की लंबाई, एनवे कोलिजन के बीच के पाथ की लंबाई, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। यही क्या है, मीन फ्री पाथ का एक बेसिक फॉर्मूला। इसके ऊपर बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक आध नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वही होता है, ठीक है। एवरेज इक्वल्स टू में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर, पाई √2, ये क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या है, और पी फॉर प्रेशर। एक और फॉर्मूला होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, और प्रेशर जो मॉलिक्यूल उसके ऊपर अप्लाइड है। अच्छा, डेंसिटी इसमें से एक, अब डेंसिटी यहाँ पे, शायद यहाँ पे डेंसिटी, ठीक है, इनमें एक प्रेशर एक डेंसिटी है, ठीक है। खैर ये फॉर्मूले आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, लेकिन है सिलेबस में, तो ध्यान रखना, इस पेपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कह रहे हैं भैया कि आपका जो मीन फ्री पाथ रहेगा, वो किसके डायरेक्टली रहेगा, मास के। क्यों होता है डायरेक्टली, पता है? सुनिए, अगर पार्टिकल का मास ज्यादा है, जो कोलिजन कर रहा है उसका मास ज्यादा होगा, तो उसके पास इनर्शिया भी क्या होगा,
ज्यादा होगा। और जिसके पास इनर्शिया ज्यादा होता है वो अपनी स्टेट को क्या करता है, अपने रास्ते को बहुत देर तक एक जैसे रखने का प्रयास करता है। जब वो ज्यादा दूरी तय करेगा तो इन दूरी का जो मीन आएगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने से इनर्शिया ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होने से उसका पाथ लगभग क्या होगा, बहुत देर तक एक जैसी रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इसका एवरेज क्या आएगा, ज्यादा। समझ गए भैया। तो मास ज्यादा होने से जो मीन फ्री पाथ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अच्छा, डेंसिटी के इनवर्सली होता है मीन फ्री पाथ, क्यों? देखिए, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास में होंगे, और पास पास में होंगे तो कोलिजन क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। मतलब ये फ्री पाथ क्या होंगे, छोटे छोटे आएंगे। अब छोटे छोटे फ्री पाथ का जो मीन आएगा वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गए। तो ये इसलिए डेंसिटी के क्या होते हैं, इनवर्सली होता है। कौन, मीन फ्री पाथ। दोबारा बोल रहा हूं, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो भैया मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास में होंगे, कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे। तो मतलब फ्री पाथ की वैल्यू क्या होगी, छोटी छोटी होगी। और फ्री पाथ की वैल्यू छोटी होगी तो छोटी चीज का एवरेज क्या होगा, 1 2 3 का एवरेज निकालो, और 50 60 100 का एवरेज निकालो, कौन ज्यादा आएगा। समझ गए। तो इसलिए डेंसिटी का क्या होता है, इनवर्सली होता है। अगला कह रहा है डायमीटर के इनवर्सली है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर डायमीटर के इनवर्सली, कैसे इनवर्सली है बता बे सौम्या, उधर देख रहा तो तेरे को पता होगा, तभी देख रहा उधर, बता। डायमीटर के इनवर्सली होता है मीन फ्री पाथ, क्यों होगी, तो उधर क्यों देख रहा था। देखिए, अगर डायमीटर का साइज ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है भैया, बड़े साइज में कोलिजन के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। बड़ी चीजों में कोलिजन क्या होता है, जल्दी। अब छोटी चीजें तो ऐसे निकल जाएंगी, कोलिजन क्या होंगे, कम होंगे। कोलिजन के चांस क्या होता है, कम होता है। डायमीटर जैसे ही बड़ा हुआ, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया तो भैया कोलिजन के चांसेस क्या हो गए, बहुत बढ़ गए। और जब कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, छोटा छोटा आएगा। और फ्री पाथ छोटा आएगा तो उसका मीन भी क्या होगा, कम आएगा। समझ गए भैया। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये रहा। ठीक है, कह रहे टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है मीन फ्री पाथ, क्यों? देखिए, आपको बताया तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो चार्ल्स लो कहता है कि गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा। अब वो गैस का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे ही मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी बढ़ गई तो उनके बीच में गैप क्या हो गया, बढ़ गया। और गैप बढ़ने की वजह से क्या होता है, कोलिजन के चांस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और जब कोलिजन के चांस कम हो जाएंगे तो फ्री पाथ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब फ्री पाथ की वैल्यू बढ़ेगी तो उनका मीन भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसलिए क्या है, मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के क्या डायरेक्टली होता है। अच्छा, ये प्रेशर है, क्या है ये, प्रेशर के इनवर्सली क्यों होगा, मैं आज जिससे पूछूंगा बताएगा। बता भी आदित्य, प्रेशर के इनवर्सली क्यों होता है, फ्री पाथ की वैल्यू प्रेशर के इनवर्सली होती है, क्यों? तो नहीं, प्रेशर के इनवर्सली क्यों होगा। ज्यादा होगा तो फिर इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया। प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल पास पास में, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास में आते हैं। मॉलिक्यूल पास पास में आने से मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। कोलिजन के चांसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे। कुछ भी बोल रहा है, कोलिजन के चांसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। और फ्री पाथ की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और फ्री पाथ कम अगर आएगा तो उसका एवरेज क्या होगा, ठीक है, और कम हो जाएगा। यहां पर मैंने रीजन की फॉर्म में ये तो बता रखा है, ये लिखवा भी रखा है इधर। ठीक है, जो सारा मैंने अभी आपको बताया, अपने को पता है भैया, मास ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, फ्री पाथ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, एवरेज क्या होगा, ज्यादा आएगा। डेंसिटी ज्यादा तो सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल क्या होगा, नीचे तीर का मतलब कम हो गया। कोलिजन के चांस क्या होंगे, तीर ऊपर जाने का मतलब ज्यादा हो गया। पाथ क्या होगा, कम हो जाएगा। एवरेज क्या आएगा, डायमीटर बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूलर साइज क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन, फ्री पाथ की वैल्यू क्या होगी, एवरेज भी क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होता है, सेपरेशन के बीच में, सेपरेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन, लैम्डा, और लैम्डा क्या होगा, एवरेज। ठीक है, प्रेशर बढ़ने से, बॉयल्स लो बोलता भैया, प्रेशर अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम जाएगा तो मॉलिक्यूल को सेपरेशन, बीच में सेपरेशन क्या होगा, कम। नंबर ऑफ कोलिजन, लैम्डा, और एवरेज। समझ गए भैया, ये हो गया आपका क्वेश्चन। कह रहा भैया, व्हेन ऑटोमोबाइल ट्रेवल्स फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस द एयर प्रेशर इनसाइड द टायर इंक्रीजेस स्लाइटली बाय। देखिए भैया, गेल लूजेक लो के हिसाब से
यदि आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, क्या कर दो, और टेम्परेचर बढ़ाओ, तो उसके अंदर का प्रेशर क्या होता है? मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था दिस, मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था? वॉल्यूम फिक्स करके टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है, एग्जांपल दिया था मैंने एक ना। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, यहां पे टायर है बिल्कुल। देखिए जब आपकी गाड़ी चलती है तो टायर और रोड के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से क्या निकलती है? हीट। हीट उस टायर के अंदर की गैस का टेम्परेचर क्या करेगी? बढ़ा देगी। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पता है उसका वॉल्यूम टायर का क्या भी है? फिक्स है। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स, फिक्स वॉल्यूम में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा अंदर का? इसीलिए भैया गर्मियों में कम हवा भरवानी चाहिए, गर्मियों में। समझ गया? इसका लॉजिक यही होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। गर्मियों में मैकेनिक जो होता है वो कम हवा भरवाने के पक्ष में क्यों होता है? रीजन यही है भैया, ज्यादा हवा भरवा लोगे गर्मी की वजह से उसका प्रेशर क्या होगा? और बढ़ जाएगा, और टायर क्या होता है? फट सकता है। आगे बढ़ते हैं, वही लिखा हुआ है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहे भैया द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैसेस एट अ सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है भैया? सेम है, वो क्या है? तो कह रहे हैं कंपेयर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ देयर मॉलिक्यूल। आपको मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड निकालनी है। सुयस इधर देख लो बेटा, कहां देख रहे हो आप? इधर, वो उधर में हूं। ठीक है, ये दे रखा है रो वन अपॉन में रो टू कितना है? तो भैया आपको पता है वी नो पीवी इक्वल्स टू में, अब ये डायरेक्ट कर रखा था बुक में, ठीक है, मैं पूरा डिटेल में करा रहा हूं। तो वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन में डेंसिटी होता है। अभी अपने को पता है भैया कि यहाँ पर टेम्परेचर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और जो चीज बोल रखी है केवल वही वेरिएबल है, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट। तो भैया अपने को पता है कि प्रेशर भी क्या होगा? कांस्टेंट। एन क्या होगा? आर क्या होगा? टेम्परेचर क्या है? सुन तो लो, आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखिए जो भी चीज कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट, सॉरी, ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी? ऊपर वाली कांस्टेंट है। एन आर क्या हो गया? कांस्टेंट। तो हम देखेंगे भैया डेंसिटी जो होती है टेम्परेचर की क्या आ रही है? इनवर्सली आ रही है। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। रीजन क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है? और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? ठीक है भैया, तो डेंसिटी और टेम्परेचर क्या एक दूसरे के इनवर्सली है। और आपको पता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर याद होगा आपको, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, याद है? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर मैंने परसों ही क्लास में कराया था। मैंने कहा था भैया जो टेम्परेचर होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के क्या होता है? डायरेक्टली होता है, याद है? तो जब ये इसके डायरेक्टली है तो ये इसके डायरेक्टली होगा, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? वही होंगे, मतलब समझ गए? तो वी स्क्वायर क्या होगा? 1 बाय में रो के डायरेक्टली होगा, तो वी क्या होगा? ये हो गया। तो हमने एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने क्या यूज कर लिया? कांस्टेंट। क्या कर लिया? कांस्टेंट। क्या कर लिया? तो अब देखिए आगे। अब आपको पता है पहली गैस के लिए हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? V1 के अपॉन में रो वन। दूसरी गैस के लिए लिखेंगे तो के अपॉन में अंडर रूट रो टू। दूसरी गैस के लिए लिखा तो हमने क्या लिखा? V2 इक्वल्स टू में के अपॉन में अंडर रूट टू। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या कीजिए? V1 अपॉन में, तो ये क्या होगा? ये ऐसे ही लिख दिया, और ये जब डिवाइड में आते उल्टा हो गया तो के से क्या हुआ? तो ये हो जाएगा आपका V2, V1 अपॉन में V2 की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट रो टू अपॉन में। अब आपको पता है रो वन अपॉन में रो टू की वैल्यू क्या है? अपने को क्या चाहिए? रो टू अपॉन में रो वन की वैल्यू। इसको उल्टा कीजिए तो क्या हुआ? जब ये 8 अपॉन में ना तो ये क्या होगा? तो ये क्या होगा? 3:2 अंडर रूट 2। ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये PYQ में आया था CBSE में, ठीक है। कह रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर डज ऑल मॉलिक्यूलर मोशन क्या होती है भैया? रुक जाए, एक्सप्लेन। ठीक है, किस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूलर मोशन क्या होती है भैया? रुक जाती है। तो भैया 0 केल्विन बताया था आपको मैंने, ठीक है। रुकना मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? तो अपने को पता भैया काइनेटिक होती क्या है? एक मॉलिक्यूल की, सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक क्या होती है? ठीक है, एट 0 केल्विन की बात करूंगा, ठीक है। इसने ऐसा नहीं लिखना था, मैंने बताया था इसको। तो यहाँ पे काइनेटिक क्या लिखूंगा? देखिए काइनेटिक मुझे रुक जाए मतलब काइनेटिक क्या हो जाए? 0। 3/2 kb टी, तो टी की वैल्यू क्या होगी? 0 केल्विन। समझ गया? समझ गया? किस टेम्परेचर पर 0 हो जाए, तो किस टेम्परेचर पर 0 मतलब
काइनेटिक जीरो, तो टेम्परेचर क्या आ गया, 0 केल्विन। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ये भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है, कह रहा भैया वाई टेम्परेचर बिलो लेस देन द एब्सोल्यूट जीरो नॉट पॉसिबल। भैया इसके दो रीजन है, एक तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से हो सकता है, और एक दूसरा हो सकता है भैया नेगेटिव वॉल्यूम वाला। क्या होता है, आपको पता है 0 केल्विन पर गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 0 जाता है, और 0 अगर नेगेटिव करोगे तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम नेगेटिव भी होना चाहिए, और नेगेटिव वॉल्यूम जो होता है वो मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए 0 केल्विन से नीचे का टेम्परेचर एग्जिस्ट। अब दूसरा है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन से, कि भैया आपको पता है 0 केल्विन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 हो जाती है। अब उससे नेगेटिव करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव आएगी, जो कि मीनिंगफुल। काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वो हमेशा क्या नहीं चाहिए, एटलीस्ट 0 है, कम से कम 0 है, समझ गया, उससे नीचे नहीं आ सकती। तो वही लिखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली इक्वल टू क्या है भैया, एज द हीट इज रिमूव द टेम्परेचर क्या होता है फॉल्स एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज। ठीक है, और क्या हो जाती है भैया, 0 हो जाती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी बिकम 0। ठीक है, एज द काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, हमें पता भैया काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव, तो इसीलिए भैया आप दोबारा उससे नीचे टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते, किससे नीचे, 0 केल्विन। समझ गया, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, मीनिंगफुल नहीं होती। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला, नहीं ऊपर वाला। हाँ, कह रहे भैया कुकिंग है ये उसमें आया था, जेई में आया था। ठीक है, एक लिखा कुकिंग गैस कंटेनर केप्ट इन अ लोरी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑफ मॉलिक्यूल। कह रहे एक लोरी है, लोरी में कंटेनर रखा हुआ है, कंटेनर के अंदर है गैस। लोरी जो छोटी मोटी ये टाटा 407 होती है ना, उसी को लोरी कहते हैं। ठीक है, हाँ समझ गया, छोटे मोटे ट्रक को हम लोरी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें रखा हुआ है कंटेनर, कंटेनर के अंदर रखी हुई है गैस, और वो जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आपकी चली जा रही है। तो कह रहा है भैया बताइए कि उसके गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भैया जैसा कि हमें पता है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से तभी चल सकती है जब रोड एकदम क्या हो भैया, स्मूथ हो, एकदम क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं पर एक्सेलरेट कर गई या स्पीड कम होगी तो वहां पर रोड यूनिफॉर्म नहीं है, जिससे कंटेनर क्या होगा, अगर रोड यूनिफॉर्म नहीं है तो कंटेनर हिलेगा डुलेगा, उसके ऊपर वर्क होगा, क्या होगा, और जब किसी सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो अंदर की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है एज द लोरी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म देयर विल बी नो चेंज इन द ट्रांसलेशनल मोशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, हेंस द टेंपरेचर ऑफ द गैस रिमेन, कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए भैया ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, कह रहा है भैया एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली हाउ द एक्सटेंट ऑफ द ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, इज अफेक्टेड। ठीक है, अगर मैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करूं, इंक्रीज कर दूं, क्या करूं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मीडियम को क्या करूं, इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर ऑफ मीडियम को क्या करूं, और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम को डिक्रीज कर दूं। तो ये ब्राउनियन मोशन का मतलब है भैया मूव कर रहा है नहीं कर रहा, चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, इससे है। ठीक है, जो मोशन हो रही है उसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, जिगजैग मोशन जो, अगर मैं मान लीजिए मॉलिक्यूल के साइज को मैं बढ़ा दूं, उसे कहा गया हाँ, मॉलिक्यूलर साइज को मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, मोशन क्या होगी, मोशन कम हो जाएगी ना। ठीक है भैया, अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल आपने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा हाँ, अलग क्वेश्चन, इसने इसी मिल गया, इसने क्वेश्चन अधूरा लिखा, इसने क्वेश्चन अधूरा लिखा। हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ मैं, अरे बता अभी बात करता हूँ, अरे अभी कितना टाइम हो रहा है, 11:30 तक।
देखिए भैया, देखिए सुन लीजिए, क्वेश्चन इतना पूरा नहीं लिखा। साइज ऑफ पार्टिकल अगर आप इंक्रीज कर दोगे, साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करना है वैसे यहाँ पर, ठीक है, इसने क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है, पूरा साइज ऑफ पार्टिकल क्या करो भैया, डिक्रीज कर दो। क्या कर दो? अगर साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर दोगे तो कोलिजन क्या होंगे, ठीक है, सुन तो ले, साइज कम हो जाएगा। और जिगजैग मोशन क्या होगी, ब्राउनियन मोशन, मतलब मोशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या होगी भैया, डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या करोगे, अगर डिक्रीज कर दोगे तो इंक्रीज इन जिगजैग मोशन, वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ब्राउनियन मोशन बढ़ेगी। टेम्परेचर ऑफ ये मीडियम क्या होगा भैया, इंक्रीज करना है, क्या करोगे, तो अभी क्या होगा, क्वेश्चन ये थे सारे, इनने लिखा ही नहीं है, पूरे नहीं लिखा। यहाँ पे एक मिनट जो, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी पूरा है नहीं है, अभी क्वेश्चन ही नहीं क्या पूछ रहा है, उसने पूरा लिखा ही नहीं है, अभी दिखाता हूँ, क्वेश्चन निकाल दो, ठीक है, वो क्वेश्चन देख लेना, पहले नीचे वाला देख लो, तो कहीं ना कोई गलती कर ही देता है। नहीं एमसीक्यू नहीं है, एनसीईआरटी का। देखिए भैया, कह रहा भैया, खैर ये चैप्टर, इस चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लेकिन दे रखा था, सचिन तेंदुलकर यूज हैवी क्रिकेट बैट व्हाइल प्लेइंग, ठीक है, डज इट हेल्प हिम टू इन एनी वे, कह रहा किसी वे से वो हेल्प कर सकता है भारी बैट। देखिए भैया, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो बॉल आ रही है, इधर से बैट आ रहा है, बॉल का मोमेंटम, बैट का मोमेंटम एड अप हुआ, बाद में बैट क्या हो, फाइनली रुक गया, तो उसका मोमेंटम उसको बॉल को क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और बॉल की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, अब बॉल तेज गति से क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। समझ गए समझिए, तो ये है। देखिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, कि जब बैट की तरफ बॉल आती है तो बैट भी चलता है और बॉल भी चल रही है, दोनों का कुल मोमेंटम टकराने के बाद क्या होगा, बैट तो रुक जाता है, लेकिन वो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यदि बैट रुक गया तो बैट का मोमेंटम किसको ट्रांसफर हो गया, बॉल को, और बॉल क्या होगी, और तेज रफ्तार। और मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास पर। किस पे डिपेंड करता है, बैट का मास बढ़ाने से उसका मोमेंटम बढ़ गया, अब बॉल को ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होगा, बॉल की स्पीड क्या होगी, कम नहीं ज्यादा हो जाएगी। हाँ, कम कौन बोल रहा था, तू बोल रहा था लड़की की आवाज में, ठीक है, तो ठीक है, वो सही क्वेश्चन में भेजता हूँ, ठीक है, तो इतना ही था, ठीक है। अभी रुक जाओ भैया, पहले नोट्स कॉपी कर लो, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।